नमस्कार बच्चों। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, हाउ डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन हार्ट, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है और इसके लिए कौन-कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं। And at the end of the video, we will discuss frequently asked questions related with this topic. So let's start. Functions of circulatory system. Circulatory system हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हमारे लिए कई वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग ऑल द ऑर्गन सिस्टम। सभी ऑर्गन सिस्टम इसकी मदद से सही से काम कर पाते हैं। It transports blood, nutrient, oxygen, carbon dioxide, hormones and waste product throughout the body. पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके उसे बॉडी की हर सेल तक पहुंचाना, इसी तरह से एल्वियोली से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके उसे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसे एल्वियोली तक पहुंचाना ताकि वो लंग्स के थ्रू बॉडी से एक्सपेल हो सके, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना, इन सभी चीजों का ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। इट प्रोटेक्ट्स सेल्स फ्रॉम पैथोजेंस। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट है ब्लड जिसमें होती है डब्ल्यूबीसी, और ये डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं फ्रॉम डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। नेक्स्ट, इट एक्ट एज एन इंटरफेस फॉर सेल टू सेल इंटरेक्शन। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस फॉर सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल से दूसरी सेल के बीच में जो भी चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसके लिए भी सर्कुलेटरी सिस्टम ही मीडियम बनता है। लास्ट, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड हेल्प्स रिपेयर द डैमेज टिश्यू। हमारी बॉडी में अगर कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है तो उसकी रिपेयरिंग का काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं इंजरी हो रही है, उस जगह से ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं जो कि उस जगह पर जाके ब्लड की क्लॉटिंग करेंगी ताकि ब्लड फ्लो को रोका जा सके। So all these are the important functions of circulatory system. Now the main components of our circulatory system are heart, blood vessels and lymphatic system. इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हार्ट। हार्ट मसल्स से बना हुआ है, इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। इसकी लोकेशन है हमारी थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में, इन बिटवीन द टू लंग्स। दोनों लंग्स के बीच में बिल्कुल सेंटर में हमारा हार्ट लोकेटेड है। हमारे हार्ट का लोअर पार्ट जिसे हम एपेक्स ऑफ द हार्ट बोलते हैं वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे हार्ट की लोकेशन लेफ्ट साइडेड है। हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। अपर 2 चैम्बर्स को बोलते हैं एट्रियम। लोकेशन के हिसाब से देयर आर 2 एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो देयर आर 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो इन टोटल हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के स्ट्रक्चर को और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए एक वीडियो देखते हैं। थोरेसिक कैविटी के सेंटर में हार्ट हमारा लोकेटेड है, दोनों लंग्स के बीच में। लाइफ लॉन्ग इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। हार्ट का 2/3 पोर्शन लेफ्ट की तरफ है, इसलिए हम कहते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पर लोकेटेड है। हार्ट को अगर हम कट करके देखते हैं तो ये इस तरह से इसके 4 चैम्बर्स हैं। हार्ट का लोअर पोर्शन कॉनिकल फॉर्म में है, अपर पार्ट को बेस बोलते हैं और कॉनिकल शेप को हम एपेक्स बोलते हैं। हार्ट को 4 चैम्बर्स में इस तरह से हम डिवाइड करके देख सकते हैं। अपर 2 चैम्बर्स को कहा जाता है एट्रिया, लोअर 2 चैम्बर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स हैं, इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। हार्ट के बिल्कुल सेंटर में एक सेप्टम है जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने नहीं देता। हार्ट बीट।
जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक हमारी डेथ होगी तब तक हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। हार्ट स्पेशल तरह की मसल्स से मिलकर बना हुआ है जिन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। एक बार में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और रिलैक्स हो जाए, इस कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं वन हार्ट बीट। अगर हम नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में हैं तो 1 मिनट में हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है 70 से 72 टाइम्स। दैट मीन्स 1 मिनट में हमारा दिल 70 से 72 बार तक धड़कता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने स्टेथोस्कोप की वर्किंग पढ़ी थी। स्टेथोस्कोप में एक चेस्ट पीस होता है। उस चेस्ट पीस को जब हम अपने हार्ट के पास रखते हैं तो हार्ट बीट की वजह से उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड ट्यूब के थ्रू जब हमारे कानों तक पहुंचती है, देन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो साउंड हमें बहुत ही क्लियरली कानों तक सुनाई देती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इसका रीजन है क्योंकि उस समय पर हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। हार्ट बीट फास्ट होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, सेल्स तक ब्लड ज्यादा जल्दी पहुंचेगा। ब्लड पहुंचने पर सेल को ऑक्सीजन जल्दी मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने की वजह से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा और सेल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी फॉर डूइंग हैवी एक्सरसाइज। डबल सर्कुलेशन, हमारे हार्ट में एक कार्डियक साइकिल में ब्लड की 2 बार एंट्री होती है और इसलिए ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक कंप्लीट हार्ट बीट में हमारे हार्ट के सभी चैम्बर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जब करते हैं तो इसे हम कहते हैं वन कार्डियक साइकिल। जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में ही बताया था, हमारी हार्ट बीट है 72 टाइम्स इन अ मिनट। 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल्स कंप्लीट होती हैं। हार्ट में ब्लड का डबल सर्कुलेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं हो पाते। इससे वार्म ब्लडेड एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी मिल पाती है और उनकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाती है। ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट, हमारे हार्ट में किस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है, आइए इसे एक डायग्राम से समझते हैं। इस पिक्चर का सेंटर पार्ट इंडिकेट कर रहा है हार्ट। इसके अपर 2 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड लोअर 2 चैम्बर्स हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के ये चैम्बर्स कनेक्टेड हैं बॉडी के 2 मेन पार्ट से। लोअर पार्ट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉडी के सभी ऑर्गन और अपर पार्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लंग्स को। स्टार्टिंग हम करते हैं बॉडी की सभी सेल्स से। बॉडी के सभी सेल्स में ऑक्सीजन लगातार यूज होती है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, और जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो बाय प्रोडक्ट में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। सभी सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देंगी। ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी तो ऐसे ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमें लंग्स तक पहुंचाना है। बॉडी की सभी सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन वीना कावा के थ्रू ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में एंटर करेगा। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व ओपन होगा ड्यू टू प्रेशर। ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड पास ऑन होगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स, तो ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक पहुंचेगी। क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, जब ये लंग्स तक पहुंचेगी तो लंग्स की एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में चली जाएगी और एल्वियोली से ऑक्सीजन गैस वापस ब्लड को मिलेगी। अब हमारा ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन की मदद से हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में एंटर करेगा। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अयोर्टा के थ्रू बॉडी की हर सेल्स तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा एंड द सेम साइकिल कंटिन्यूज टू गो ऑन। इस तरह से हमारे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब इसी चीज को एक बार और ध्यान से देखें तो हार्ट में ब्लड की एंट्री 2 बार हुई।
पहली बार बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट साइड ऑफ द हार्ट पे पहुंचा और वहां से लंग्स में गया, और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर हुआ और फिर बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा। दैट मीन्स हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और इस डबल सर्कुलेशन से फायदा क्या है? हार्ट के बिल्कुल सेंटर में सेप्टम है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, जो कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद करेगी। हार्ट में होने वाले डबल सर्कुलेशन को अगर हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझें तो ज्यादा आसान होता है। इस रेक्टेंगल में हमने हार्ट को रिप्रेजेंट किया है। रेक्टेंगल के 4 पार्ट्स किए। अपर 2 पार्ट्स को हमने नाम दिया राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड लोअर 2 पार्ट्स को नाम दिया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। बॉडी को रिप्रेजेंट किया है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से, और इसी तरह से लंग्स को भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है। ब्लड फ्लो को थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले बॉडी से ब्लड आया, ये ब्लड ब्लू कलर से हम शो कर रहे हैं, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा राइट एट्रियम में बाय वीना कावा। राइट एट्रियम से आप एरो देखेंगे नीचे आ रहा है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद इस पाथ को हम फॉलो करेंगे। ये ब्लड मूव करेगा अप टू द लंग्स बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी और अब ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। लंग्स से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एंटर करेगी लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से सिस्टमैटिक डायग्राम के थ्रू हम आसानी से डबल सर्कुलेशन के कंप्लीट प्रोसेस को याद कर सकते हैं। आइए एक वीडियो की मदद से देखते हैं किस तरह से हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। हम यहाँ 2 टर्म्स यूज कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आया। वीना कावा बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इस ब्लड को लेकर आई, लोअर एंड अपर पार्ट से, इसलिए सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं। राइट एट्रियम में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। इसके बाद वॉल्व ओपन होंगे और राइट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। इसके लिए वॉल्व रिस्पॉन्सिबल होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर वहां से दोनों लंग्स में चला जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचेस होंगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट और लेफ्ट लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएंगी। और इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन की मदद से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर आयोटा के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचेगा। ये आर्क ऑफ आयोटा दिखाया गया है। आयोटा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जो बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगी। ब्लड हमारी बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी की वजह से न्यूट्रिएंट, हार्मोन, मिनरल्स और बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पंप करने का काम करता है हार्ट। तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नाउ कंपोजिशन ऑफ ब्लड 4 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। इसके फ्लूइड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स रहते हैं। इसके अलावा ब्लड में होती हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में 3 मेन टाइप ऑफ सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स, इन सेल्स का कलर रेड होता है क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आसानी से ट्रांसपोर्ट होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती हैं क्योंकि ये पैथोजेंस और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में हमारी मदद करती हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स सेल्स के फ्रैगमेंट हैं
जिनका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर हमारी बॉडी में कभी भी कट लगता है और ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, तो उस जगह पर प्लेटलेट्स एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिसमें ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो उस जगह से रुक जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, और इस प्रोसेस की मदद से हमारी बॉडी का यूजफुल ब्लड वेस्ट नहीं होगा। देन कम्स ब्लड प्रेशर। हार्ट के द्वारा ब्लड लगातार पंप किया जा रहा है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जिस प्रेशर के साथ बॉडी के सभी पार्ट्स तक पंप हो रहा है, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में हम दो मेन टर्म्स यूज करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर होता है, जो कि तब लगता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट पे होता है। सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होती है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। डायस्टोलिक प्रेशर ये हमारे ब्लड का मिनिमम प्रेशर है, जो कि उस समय लगता है जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज पे होता है। इसकी वैल्यू होती है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ब्लड प्रेशर की रेंज होती है 120/80। 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर, 80 इज डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पाइगमो मैनोमीटर। नाउ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, किस तरह से हम स्पाइगमो मैनोमीटर की मदद से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, इसे हम समझते हैं। ये हमारे हाथ की है ब्रैकियल आर्टरी। जैसा कि आपने भी शायद कभी देखा हो, जब हम ब्लड प्रेशर मेजर कराने जाते हैं तो डॉक्टर ब्रैकियल आर्टरी वाले पोर्शन में एक बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर बांध देते हैं, जो कनेक्टेड होता है एक ट्यूब से, और यहाँ पर एक पंप लगा हुआ होता है। जब ये बेल्ट हमारे हाथ पर अच्छी तरह से बांध दी जाती है, तो इस पंप की मदद से एयर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। जैसे ही एयर प्रेशर इंक्रीज होगा, इस आर्टरी में से ब्लड फ्लो होना रुक जाएगा। जब ब्लड फ्लो होना रुक जाएगा, तो हम स्टेथोस्कोप के थ्रू इसकी आवाज को सुनेंगे। उस समय हमारे स्टेथोस्कोप में हमें आवाज सुनाई नहीं देगी, दैट मीन्स ब्लड फ्लो होना रुक गया है। इसके बाद डॉक्टर धीरे धीरे एयर प्रेशर को कम करेंगे। जैसे ही एयर प्रेशर को कम करेंगे, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा ब्रैकियल आर्टरी में, और जो फर्स्ट आवाज डॉक्टर को स्टेथोस्कोप से सुनाई देगी वो होगी सिस्टोलिक प्रेशर की, जिसे डॉक्टर मर्क्यूरी कॉलम में आसानी से नोट कर सकता है। इसके बाद जब ये ब्लड फ्लो इरेगुलर से रेगुलर हो जाएगा, उस समय पर जो प्रेशर होगा वो हमें दिखाएगा डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू। इस तरह से डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइगमो मैनोमीटर। आजकल डिजिटली भी हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। देन कम्स ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। ब्लड वेसल्स को मेनली हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती हैं। आर्टरीज की वॉल थिक होती है, इलास्टिक होती है, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो हाई प्रेशर के साथ होता है। सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ एक आर्टरी, जिसे हमने कहा पल्मोनरी आर्टरी, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो भी ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएगी उसे हम आर्टरी कहेंगे। पल्मोनरी आर्टरी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेकर जा रही है, इसलिए इसके साथ हमने नाम जोड़ा आर्टरी। तो सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के बॉडी की हर आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देन कम्स वेन्स। वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स की वॉल थिन और इलास्टिक होती हैं, और ये हमारी स्किन की सरफेस के क्लोज होती हैं। वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है। सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। आर्टरीज ऑफ वेन्स बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जो कि अगर सिंगल लेयर थिक होती हैं तब हम उन्हें कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। एग्जाम में अक्सर कर 3 मार्क्स की क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। फर्स्ट डिफरेंस में आप मेनली इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, जबकि वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं
जो कि ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाती हैं। सेकेंड, आर्टरीज में मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जबकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के। आर्टरीज की थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं, जबकि वेन्स की थिन एंड नॉन इलास्टिक वॉल्स होती हैं। आर्टरीज हमारी बॉडी में डीप सिचुएटेड हैं, यानी बहुत अंदर की तरफ होती हैं, जबकि वेन्स हमें स्किन की सरफेस के पास ही नजर आ जाती हैं। आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि वेन्स में वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये बैक फ्लो को रोकने में मदद करते हैं। आर्टरीज में नैरो ल्यूमन होता है, मीन्स इनका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, जबकि वेन्स का डायमीटर बड़ा होता है। आर्टरीज में ब्लड फ्लो हाई प्रेशर में होता है, जबकि वेन्स में ब्लड फ्लो लो प्रेशर के साथ होता है। आर्टरीज रेडिश कलर की होती हैं और वेन्स ब्लूइश कलर की होती हैं। ऑल दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड यूज होता है वो होता है लिम्फ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। हमारी बॉडी के दो मेन ऑर्गन्स जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हैं वो हैं स्प्लीन और लीवर। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लिम्फ हमारी बॉडी में फ्लो करता है। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। देखने में लिम्फ कलरलेस या हल्का सा येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, जिसमें आरबीसीज नहीं होती हैं। लिम्फ के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होते हैं, जिन्हें वो ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करना और उसे हार्ट तक पहुंचाना, इसका काम भी लिम्फ ही करता है। लिम्फ एक क्लियर टू व्हाइट कलर का फ्लूइड है, जिसमें मेनली है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी एक स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। वो इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स हमारे ब्लड में जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं, वायरसेस आते हैं, उनके ऊपर अटैक करती हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती हैं। ब्लड हमारी बॉडी में हर डायरेक्शन में फ्लो करता है, हार्ट से बॉडी के हर पार्ट तक और बॉडी के हर पार्ट से हार्ट तक। लेकिन लिम्फ हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लिम्फ सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स को कलेक्ट करता है और उसे हार्ट तक पहुंचाता है। नाउ मेन फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम आर, नंबर 1, जितना भी एक्सेस फ्लूइड है उसे बॉडी टिश्यू से रिमूव करने में ये हमारी मदद करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड्स और फैट्स को एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है। फैट्स और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें ब्लड आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने का काम करता है लिम्फ, और फिर उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम में प्रोड्यूस होती हैं हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने वाली सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और ये सभी सेल्स हमारी बॉडी में एंटर करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिनकी वजह से हमें डिसीजेस हो सकती हैं, उन्हें किल करने में हमारी मदद करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। एनिमल्स की तरह ही प्लांट को भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है, लेकिन प्लांट में स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसके लिए कोई अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। प्लांट अपने सभी रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंड करता है सॉइल पे। सॉइल में से ही उसे रॉ मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिनरल्स। ये सभी रॉ मटेरियल्स प्लांट की रूट एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम दी सॉइल और फिर उसे लीव्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती है। लेकिन रूट और लीव्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये रॉ मटेरियल लीव तक नहीं पहुंच सकते, और प्लांट को जरूरत होती है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की, जिन्हें हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। वेस्क्यूलर टिश्यू। प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में जो टिश्यूज मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज, और ये वेस्क्यूलर टिश्यूज हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, जैसा कि हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जाइलम 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जब रूट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये वाटर एक सेल से दूसरी सेल तक जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और धीरे धीरे ये पहुंच जाता है जाइलम तक। जाइलम में ट्रैकियड्स और वेसल्स
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक के ऊपर एक प्लेस होते हैं और ये फाइनली वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। प्लांट में लीव्स तक जब ये वाटर पहुंचता है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है एंड वाटर मूव्स टू ग्रेट हाइट इन द प्लांट्स। फ्लोएम फ्लोएम टिश्यू के थ्रू प्लांट में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लांट में फूड सिंथेसाइज करने का काम करती हैं लीव्स। लीव्स ने जो फूड सिंथेसाइज किया है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना जरूरी होता है और ये ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स prepared by the leaf to different parts of the plant. आइए एक वीडियो के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से प्लांट में ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो रहा है। प्लांट की रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। अगर प्लांट की लेंथ कम है तो ऐसे में न्यूट्रिएंट आसानी से प्लांट की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दैट मींस मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा उसकी हाइट बढ़ेगी, सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल नहीं होगा न्यूट्रिएंट को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। इसलिए टॉलर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। ये प्लांट के दोनों टिश्यूज दिखाए गए हैं, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो कि रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा, जबकि फ्लोएम टिश्यू लीव्स के द्वारा सिंथेसाइज किए हुए फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएगा। ये जाइलम टिश्यूज हैं जिसमें ट्रैकियाट्स एंड वेसल्स अरेंज हैं जो कि वाटर को मूव करने में मदद कर रही हैं। जाइलम टिश्यू के 4 एलिमेंट्स ट्रैकियाट्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा वाटर मूवमेंट में स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं ट्रैकियाट्स एंड वेसल्स। जब रूट्स मिनरल को एब्जॉर्ब करती है तो उस समय एक प्रेशर क्रिएट होता है, कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और उस कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में मूव करना शुरू कर देते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का ये मूवमेंट क्रिएट करता है एक ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर इज मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो रूट से वाटर अपर पार्ट तक पहुंचना शुरू होगा, लेकिन सिंपली ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये वाटर ग्रेट हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए एक और प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट के लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा के थ्रू लगातार वाटर लॉस होता रहता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में जब वाटर लॉस होता है तो लीव्स के पॉइंट पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाती है, जबकि रूट की साइड पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ट्रांसपिरेशन एक सबसे मेन ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से वाटर प्लांट में बहुत ऊंची ऊंची हाइट तक भी पहुंच जाता है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा जिसमें कि लीव्स फूड को सिंथेसाइज करेंगी बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जितना भी फूड लीव में सिंथेसाइज हुआ है वो ग्लूकोज की फॉर्म में इकट्ठा होता जाएगा और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक प्लांट को उन्हें पहुंचाना पड़ेगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। तो ग्लूकोज को पहुंचाना पड़ेगा रूट्स तक, फ्रूट्स तक, सीड्स तक, स्टेम और रूट की टिप तक। इन सभी हिस्सों तक फूड सिंथेसाइज बाय द लीव्स को पहुंचाना पड़ेगा। ट्रांसलोकेशन के थ्रू सुक्रोज, एमिनो एसिड, हार्मोन्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेंगे। फ्लोएम टिश्यू ये भी 4 मेन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फूड ट्रांसपोर्ट में मेनली सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। प्लांट में किस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे एक बार सम अप करते हैं। प्लांट की रूट्स सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं। इन रूट्स में जो भी सेल्स होती हैं वो सॉइल से आयंस को एब्जॉर्ब करती हैं। आयंस के एब्जॉर्प्शन की वजह से कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन के इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए वाटर रूट्स के अंदर एंटर कर जाता है। जब वाटर रूट के अंदर एंटर कर जाता है तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो रूट में
थोड़ी ऊंचाई तक पहुंचता है और पहुंच जाता है जाइलम टिश्यू में। दैट मीन्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर रूट से जाइलम तक पहुंच गया। इसके बाद सेकेंड मैकेनिज्म जो कि वाटर को ग्रेट हाइट तक पहुंचाने में मदद करती है वो होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। जब स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स लॉस होंगे तो वहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, एक सक्शन पुल क्रिएट होगा जिसकी वजह से वाटर मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन एंड अल्टीमेटली पानी प्लांट में ग्रेट हाइट तक पहुंचता जाएगा। दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन प्लांट बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्लांट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा वाटर का रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन और उसके अपवर्ड मूवमेंट में भी मदद करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है। फ्लोएम लीव्स के थ्रू सिंथेसाइज फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के थ्रू प्लांट के डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन्स जैसे कि रूट, फ्रूट, सीड्स, यहाँ तक फोटोसिंथेसिस के सॉल्युबल प्रोडक्ट पहुंचते हैं। ट्रांसलोकेशन सीव ट्यूब की मदद से होता है और इसमें हेल्प करती हैं कंपेनियन सेल्स। जाइलम में ट्रांसपोर्ट हमेशा सिंगल डायरेक्शन में होता है फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जबकि फ्लोएम में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बाई डायरेक्शनल होता है। दैट मीन्स फूड प्लांट के अपर पार्ट्स में भी जा सकते हैं और लोअर पार्ट्स जैसे कि रूट्स तक भी पहुंच सकते हैं। फ्लोएम में न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा एनर्जी यूटिलाइज होती है और ये एनर्जी मिलती है एटीपी से, और क्योंकि एटीपी की एनर्जी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को हम मूव कर रहे हैं इसलिए इसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। At the end of the video, let us discuss some frequently asked questions. First question, draw a schematic representation of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide during transportation of blood in human being and label on it. हार्ट में किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसका स्कीमेटिक डायग्राम ऑलरेडी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप उस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और इसमें जितने भी पार्ट्स मेंशन किए गए हैं उन्हें प्रॉपर्ली लेबल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, list the three kinds of blood vessels of human circulatory system and write their function in tabular form. तो हमारी थ्री ब्लड वेसल्स के नाम हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन तीनों का नाम लिखेंगे और इनके फंक्शंस को प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड हार्ट से लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं, जबकि वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाते हैं, जबकि कैपिलरीज बहुत ही थिन वेसल्स हैं जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई हैं और जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। नेक्स्ट, इन मैमल्स एंड बर्ड्स व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? मैमल्स और बर्ड्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स को अपनी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना होता है और अपनी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है। इन दोनों रीजंस की वजह से मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होते हैं ताकि एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो सके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आप जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड एंड लिम्फ। फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी में सबसे मेन ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है जो कि न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को, हार्मोन्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में मदद करता है। एंड लिम्फ। लिम्फ हमारी बॉडी में मैक्रोमोलेक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करके हार्ट तक पहुंचाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।